अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसीं देखदे पियो वसेब टीवी प्रोग्राम जिम्मेदारा दे नाल। मैं हां तारा होस्ट, तुहाडा मेज़बान फाहद अवान। जी हाँ नाजरीन, जिवें ताकू पता है कि अस अपने हर प्रोग्राम दे विच एक अहम टॉपिक दे नाल हाजिर थी ने। अज दा जिहड़ा सारा टॉपिक है वह भी इंतहाई अहम है। सारा अज दा टॉपिक है कपास। जिवें जिवें ताकू पता है कि सारी कपा जिहड़ी सारी मुइशत है उहदी रीढ़ दी हड्डी समझी वेंदी है। असां अज गल करेसूं जिहड़े नाल सारे माहिर मौजूद हैं कपा दे बारे। अस अपनी फसल को किमें चंगी कर सकते हैं, अस अपनी काश को किमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सारे नाल मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल साहब। इन्हों का शुक्रिया अदा करें सब तो पहले कि इन्होंने सारे प्रोग्राम को वक्त दिता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अज का जरा ताकू पता है कि सारा टॉपिक है कपास के बारे। अस अज तुहाडे कोल जितने भी सवाल करे सूँ वो कपास के बारे करे सूँ। सब तो पहले तो मेरे को ये दसो कि सारा ई काश का सही वक्त केड़ा है। जी मैं हाँ जी, पहले तो जी मैं अपने काश्तकार भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने काश्तकार भाइयों को यानी कि जो ये कपास के बारे में बात होगी, लेकिन मैं इससे पहले एक दो बातें करना चाहता हूँ कपास के बारे में। जैसे कपास की अहमियत है, ये तो इससे तो सब लोग वाकिफ़ हैं कि हमारी ज़िंदगी के जैसे आपको जैसे सबको पता होगा, जैसे हमारी ज़िंदगी में पहले दिन से आखिरी दिन तक कपास की ज़रूरत है, इसी तरह हमारे पाकिस्तान की ज़िंदगी के लिए भी कपास की बहुत अहमियत है। यानी कि कपास इससे ही मईशत बनती है। जी बिल्कुल, इसके बगैर का पाकिस्तान की ज़िंदगी नहीं है। और उसके अलावा ये है कि हमारा एडिबल ऑयल, इसका 60% 70% इसका शेयर है, 60 से 70%। अच्छा, और किसी क्रॉप का नहीं, बाकी 30% बनता है। बाकी क्रॉप सब तो ज़्यादा ईंदा है, सबको सबसे ज़्यादा इसका है। और उसके अलावा 40% लोगों को, इससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया करती है। वाह वाह माशाल्लाह। तो ये है कि अब ये है कि हम लोगों को इसकी खुशहाली के लिए, यानी कि अगर हमारी कपास बेहतर होगी तो हमारा किसान खुशहाल होगा और हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल थी सी सारा सोना पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो इसलिए हमें जो हम अपना हिस्सा इसमें डाल सकते हैं हमें डालना चाहिए। हर बंदे को, ज़िम्मेदार को मेहनत करनी चाहिए और हमें भी अपनी जो उन्हें गाइड कर सकते हैं वो करना चाहिए। और एक मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को ये बात बता दूं, शुरू में अभी हमारी कपास की बिजाई शुरू होने वाली है और इसकी जो स्पोर्ट प्राइस है वो इंशाल्लाह 8500 8500 फिक्स हो जाएगी। अच्छा, हाँ, इसको देखते हुए आप अपनी हिम्मत बढ़ें, अपना हौसला बढ़ाएं और इसकी काश्त में ना ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये आई कि सही काश्त का वक्त केड़ा है। हाँ जी, सही काश्त का है जी, वक्त काश्त है 1 अप्रैल से 31 मई जो हम रिकमेंड करते हैं। और ये है कि अपने पिछले सीज़न को देखते हुए, पिछले मौसम में जिन लोगों ने अप्रैल में बिजाई की थी वो अच्छी पैदावार ले गए और जिनकी मार्च में थी उनकी भी अच्छी पैदावार थी। अच्छा, तो ये है कि आपने भी, अब मेरा ख्याल है कि हमारे फार्मर इस दफ़ा उनका रुझान है अर्ली काश्त की तरफ। जल्दी थी वजह, जल्दी काश्त, हाँ जी जल्दी काश्त की तरफ रुझान है। लेकिन ये है कि आपने 1 अप्रैल से 31 मई जो रिकमेंडेड टाइम है, और आपने ये ख्याल करना है कि आपने जल्द अज जल्द काश्त कर लें। अगर आपने लेट किया तो हमारे ये इफेक्ट होते हैं, हमारी पैदावार में कमी आती है, दूसरा वायरस का अटैक बढ़ जाता है। अच्छा, और इसके अलावा आपने दूसरा ये ख्याल करना है पौधों की तादाद। अगर आपने 15 मई तक काश्त कर ली तो आपने पौधों की तादाद रखनी है 17,000 से 23,000 तक। अच्छा, और अगर आप लेट हो गए तो आपने पौधों की तादाद 35,000 तक ले जानी है। 25 अच्छा, से 35 लेट तो मुराद ऐसा अगर मतलब मार्च क्रॉस कर लेते, मार्च नहीं, आपने अप्रैल क्रॉस कर दिया। अच्छा, मई का तकरीबन मिड क्रॉस कर दिया। सही सही सही। तो इसका ये है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपने पौधों की तादाद बढ़ानी है, इसका ये है कि आपने लेट काश्त की है तो आपकी पैदावार में कमी आएगी। वो कमी हमने कैसे पूरी करनी है, वो पौधों की तादाद, ज़्यादा पौधों की तादाद से। उसका ये है कि हम जब पौधों की तादाद ज़्यादा करते हैं हमें पर यूनिट एरिया बोल्स फ्रूट ज़्यादा मिल जाता है। हालांकि पर प्लांट कम हो जाता है, पर यूनिट एरिया ज़्यादा मिल जाता है और हमारी पैदावार कंपनसेट हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो काश्त वास्ते साकू ज़मीन का जो इंतखाब है, भी साकू किमें पता चल सी भी सारी ई ज़मीन ते आया कि सारी काश्त चंगी थी सकती, साकू किमें पता चल सी भी ज़मीन क्या केड़ी होनी चाहिए। अच्छा, जो इसके लिए ना कपास के लिए जो ज़मीन है वो होनी चाहिए ज़रखेज़ मेरा है जी। और जब आप उसको तैयार करें बुरबरी हो जाए, दानादार हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप उसका ऑर्गेनिक मैटर, आपको वैसे तो फर्टिलाइज़र भी चेक करवाना चाहिए बिजाई से पहले कि इसको कौन कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए। लेकिन हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर
होना चाहिए 1 से 2%। अच्छा। लेकिन हमारी ज़मीनों में बहुत ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो इसके अलावा इसमें ये है कि नमकियात 0.6% से कम होने चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और तीसरी चीज़ जो अहम है आपको बता दूं, और इसमें अब पानी जब लगाएं तो इसको 24 से 36 घंटे में पानी इसमें जज़ब हो जाना चाहिए, और ये ज़मीन हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल सही, हाँ जी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये दसो कि काश्त वास्ते असां अपनी ज़मीन की तैयारी, जी। मतलब उनकी तैयारी असां किवें कर सकते हैं? हाँ जी, हमारे जी इधर जो है ना मुल्तान में है, ये कपास का सेंट्रल जोन है, मरकज़ी इलाका है कपास का, मुल्तान। और इसमें सबसे अहम क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो कपास और गंदम है। बिल्कुल। कपास और गंदम है। और कुछ लोग हैं वो ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो 0.5-0.6% है, वो 1 से 2% ज़्यादा होना, दरमियान में हो तो बेहतर है, जितना ज़्यादा हो वो ज़्यादा बेहतर है। तो या फिर ऑर्गेनिक मैटर के लिए वो लगा लेते हैं ग्रीन मनोरिंग क्रॉप्स, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर आपने ज़मीन तैयार करनी है गंदम के बाद, जो मेन है, आपने सबसे पहले तो कंबाइन हार्वेस्टर चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने स्लैशर चलाना है इसमें। अच्छा। स्लैशर करेगा, जो गंदम का स्ट्रा है ना, उसको ब्रीक करके ज़मीन में मिला देगा, सही। तिनका जो होता है स्ट्रा। जी जी। और उसके बाद फिर आपने डिस्क हैरो चलाना है। डिस्क हैरो का ये काम होगा कि वो जो इसका स्ट्रा है और स्टबल, उन दोनों को टुकड़े टुकड़े करके, वो ज़्यादा गहरा होता है, ज़मीन में मिला देता है। और इसके बाद आपने करना है ज़मीन में आधी बोरी यूरिया डाल के इसको पानी लगा दें। आधी बारी यूरिया डालने का ये एक मकसद है कि इसकी डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाएगी, हमारी ज़मीन जल्दी तैयार हो जाएगी। और आपने इसकी इरिगेशन कर दी, फिर उसके बाद आपकी वर्केबल कंडीशन आ गई, तो आपने ज़मीन को ये कर लेना है। जब वर्केबल कंडीशन का मतलब है वत्तर पे। अच्छा डॉक्टर साहब, तारी गाल इथां शुरू करेसूं, सारा टाइम थे कि शॉर्ट ब्रेक दा नाजरीन, ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थे ने रेदे रहो सारा प्रोग्राम जिम्मेदारा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ डॉक्टर साहब, तुसा दसे दे प्यार। हाँ जी, तो ये है कि मैं इससे बात कर रहा था वर्केबल कंडीशन। वर्केबल कंडीशन यानी कि वत्तर कंडीशन। और ये मैं आपको बताता जाऊँ, वत्तर कंडीशन यानी कि में ये होता है कि जब आपकी तैयार होगी ज़मीन, फिर आपने इसमें चलाना है कल्टीवेटर और क्रम्बलर। अच्छा। और हमारा इधर अपना क्रम्बलर जो है कि पहले तो होता था सुहागा, लकड़ी का हमारे ज़मींदार इस्तेमाल करते थे, उसका काम है क्लॉड्स वगैरह को तोड़ना। तो हमने फिर इसको देखते हुए हमने एक हैवी वेट यानी कि लोहे का, हमने आयरन का क्रम्बलर बना लिया। उसका काम वही है क्लॉड्स को तोड़ना, सही करना है। उससे आपकी होगी ज़मीन तैयार। ठीक है। ज़मीन तैयार होने के बाद फिर आपने ये देखना है कि आपने किस मेथड से ज़मीन को काश्त करना है। पहले चलता था प्रीवियसली, पहले ना गुज़श्ता मेथड था हमारा कन्वेंशनल मेथड। सही। वो हम करते थे ड्रिल से। ड्रिल में से जब काश्त होती थी तो हमें पहले ये बताता जो, अगर आपने ड्रिल में काश्त करनी है तो आपको वत्तर का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है। कि अगर तर वत्तर है तो बीज नहीं उगेगा, अगर ड्राई वत्तर है तो बीज नहीं उगेगा, है ना। इसी चीज़ों को देखते हुए हमने ना इसका देखा कि इसमें एक तो टाइम फैक्टर का बहुत, यही टाइम का, कि अगर वत्तर ड्राई हो गया, आपकी बीज नहीं उग रहा, तर हो गया नहीं उग रहा, तो उसके अलावा इसकी मोर्टेलिटी बहुत होती थी। और इसमें यह था कि हमारी ना यानी कि पौधों की तादाद जो बेस करती है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पौधों की तादाद हमारी इतनी होनी चाहिए, यानी कि एवरेज अगर करें 23 से 25 हज़ार होनी चाहिए। सही। अगर हमने पौधों की तादाद नहीं पूरी ली, आपकी पैदावार नहीं ले सकते। बेसिक चीज़ है, अगर पौधों की तादाद पूरी हो गई तो आप पैदावार अपनी अच्छी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर हमारे अदारे ने, एग्रोनॉमी सेक्शन ने, और हमारा अदारा सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बेड एंड फरो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, मुतारफ़ करवाया था। अब वही इसी मेथड पे 95% से ज़्यादा कपास इसी पे काश्त होती है। अच्छा। हाँ जी। और इसमें यह है कि हमें कोई मसला नहीं होता कि हम पौधों की तादाद जितनी रखनी चाहें वो रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाँ। फिर यह है कि ज़मीन आपने तैयार करके छोड़ दी ना, उसके बाद फिर जब आपने बिजाई करनी है, आप बेड एंड फॉर बेड बनाएंगे। सही। ठीक है जी। उस मेथड का आपको मैं ज़रा तफसील से बता देता हूँ। बेड एंड फरो मेथड का, बेड एंड फरो मेथड का सबसे ये फ़ायदा कि हमें वक्त का नहीं ख्याल रखना पड़ेगा। फिर यह है कि हमने बेड एंड फरो बना ले, उसका तरीका क्या 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 है।
रो टू रो डिस्टेंस होता है हमारा 2.5 फीट, बेड की रो टू रो और फरो की रो टू रो, ठीक है। और उस पे ये है कि हमें होता है कि हमें जब बेड को बनाते हैं, बेड मेकर होता है वो बनाता है, उसके बाद फिर बेड शेपर है। अच्छा, बेड शेपर जो है ना वो मल्टी फंक्शनल है। उसका क्या क्या काम है, उसने एक तो बेड को शेप देना है, सही शेप देना, रिफाइन करना है। सही। उसके अलावा उसने एक लगाता है मार्कर का निशान। मार्कर का निशान हम इसलिए लगाते हैं कि उस पे ना फिर हमारी छड़ी के स्टिक के ज़रिए हमने अगर 6 इंच पे बिजाई करनी है, 6 इंच पे हम चोपा लगा लेंगे। सही 9 इंच पे करनी है, 9 इंच पे। रिकमेंडेड हम करते हैं 9 से 12 इंच। तो हम उससे अपनी पौधों की तादाद जितनी रखनी चाहें हम रख सकते हैं, सही। ठीक है जी। और उसके अलावा इसका ये फ़ायदा है बेड एंड फरो का, हमारा 30% पानी बचत होती है। अच्छा, पानी की भी बचत है। पानी की भी बचत। उसके अलावा ये है कि आप ना इसमें यानी अगर बारिश होगी अचानक, अगर तो कन्वेंशनल मेथड पे हो जाती है, छोटी छोटी सीडलिंग है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, मोर्टेलिटी। इस पे मोर्टेलिटी नहीं होती। सही। और हमारी कपास के लिए, फसल के लिए ये ज़रूरी होता है कि अगर बारिश हो गई तो आपने यानी कि बारिश होगी तो इसको पानी को 24 घंटे के अंदर अंदर निकालना है इससे बाहर। अच्छा, तो बेड एंड फरो में आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने ना निकालेंगे तो हमारी पौधों की तादाद बहुत कम रह जाएगी। और ये है कि आप इस बेड एंड फरो मेथड से आप अपनी पौधों की तादाद पूरी रख सकते हैं, पानी को निकाल सकते हैं और इसमें से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अच्छा, और तीसरा ये है कि हम वीडिसाइड का, अगर हमने इससे पहले 30 से 35 दिन, जो हमारे वैसे तो क्रिटिकल डेज होते हैं वीड मैनेजमेंट के लिए 60 से 70 दिन, ठीक है। सही। और इससे हम 30 से 35 दिन हमारे वो ना प्री एमरजेंस प्री सोइंग वीडिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली पेंडीमेथलिन। वो है 1200 ml पर एकड़। सही। अगर हम पेंडीमेथलिन ना कर सकें, हमारे काश्तकार भाई ना कर सकें, तो इसकी जगह फिर वो कर लें एसमेटालाक्लोर। अच्छा, तो उसको वो होता है, ये प्री सोइंग था, वो है प्री एमरजेंस यानी कि अगाऊ से पहले। सही। और वो हमारे भाइयों ने फिर करना है 24 घंटे के अंदर अंदर बजाई के। अच्छा, और वो उस पर ये देखना है आपके बेड एंड फरो गीले हों। अच्छा। हाँ जी, 24 घंटे के अंदर करना है और ये भी ख्याल रखना है गीले हों। हम्म। और एक और बात, बाकी यानी कि जड़ी बूटियों का तो अभी टाइम नहीं आया, वो उसके तफसील से कभी बात करेंगे, आपाशी के बारे में भी तफसील से करेंगे। लेकिन एक मैं बात बता दूं उनको कि पानी बेड एंड फरो पे लगाएं तो जिधर हमने चौके लगाए हैं ना, चौके, उससे 1 इंच नीचे लगाएं पानी। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा होगा कि पानी ऊपर अगर चढ़ गया तो बजाई तो बीज नहीं उगना, ड्राई रह गया बीज नहीं। हमारी कपास को पानी नहीं चाहिए होता, इसने पानी चूसना होता है। अच्छा। और इसको सिर्फ मॉइस्चर चाहिए होता है। और हमारे जो बीज है ना उसको भी मॉइस्चर चाहिए। तो वो 1 इंच नीचे लगाएंगे। एक तो ये है कि उतना पानी मिलेगा, मॉइस्चर सिर्फ मिलेगा। और दूसरा ये है कि अगर बेड के ऊपर से लगा देते हैं, ऐसे ज़्यादा पानी लगा देते हैं, उसका ये नुकसान होता है, जड़ी बूटियाँ ज़्यादा उगती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि फी एकड़ दे विच मतलब सारी शराब बीज की जिहड़ी तादाद है जी जी, वो मतलब कितनी होनी चाहिए? हाँ जी, वो मैं आपको बीज की तादाद, बल्कि बीज के बारे में आपको पूरी तफसील बताता हूँ। हाँ जी जी, जी। सबसे पहले तो ये है कि बीज की तादाद हमारी आपने देखना है जर्मिनेशन के हिसाब से, अच्छा, अगाऊ के हिसाब से। ठीक है। अगर हमारी अगाऊ 90% है हम्म। तो फिर तो आपका 4 किलो से भी एकड़ लग जाएगा, अच्छा। 4.5 किलो से। फिर 4 अगर 4.5 किलो तक। हाँ जी, फिर 75 है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा बीज। अच्छा, हाँ जी, वो आपका 5 किलो 5.5 किलो। ठीक है। तो अगर आपका इससे भी कम है, 60% जर्मिनेशन अगाऊ है, तो आपने फिर बीज का करना है कि 6 से 8, 6 करेंगे, ड्रिल में 2 किलो ज़्यादा होता है। और उसका बेहतर ये है कि आप बीज जो है उसको डिलिंट कर लें। और इसमें डिलिंट और फजी बीज में ये फ़र्क होता है, फजी जो बुरदार होता है, डिलिंट जो हम उसका बुर उतार देते हैं। सही। फजी जो हमारा जर्मिनेशन में टाइम ज़रा 2 दिन ज़्यादा ले लेता है, और डिलिंटेड बीज है 2 दिन कम ले लेता है। ठीक। और डिलिंटेड बीज का आपको ये फ़ायदा होगा, उसके यानी कि बहुत सारे फ़वाइद हैं। और एक फ़ायदा ये है कि आप ना वो कि अगर आपने ड्रिल से लगाना है वो सारा गुजर जाएगा, पास हो जाएगा। दूसरा ये है कि डिलिंट आप कैसे करते हैं? डिलिंट आपने ऐसे करना है, 1 लीटर 10 kg के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, अगर तो आपने थोड़ा सा बीज डिलिंट करना है, 5 किलो हो गया, तो आपने फिर उसको टब में डाल के ऊपर उसका
हल्का हल्का सा डॉक्टर साहब गाल इथों शुरू झटका करेसो होगा। नाजरीन असां गाल कर रहे हैं कि फी एकड़ दे विच जेडी सारी शराब बीज है उनकी तादाद साकू डॉक्टर साहब दसेंदे पे टाइम थी कि शॉर्ट ब्रेक दा ब्रेक तो बाद वल हाजिर थीसू देदे रहो वसेब टीवी। वेलकम बैक नाजरीन असां गाल करेंदे पैसे कि बीज दी तैयारी दे बारे साकू डॉक्टर साहब दसेंदे पे जी डॉक्टर साहब जी, बीज दी तैयारी हाँ असां जी। तो आपने पहले तो ये मैं बताऊंगा कि आपने बीज को कैसे तैयार करना है। तो बीज को आपने 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड आपके 10 केजी बीज के लिए ज़्यादा होता है। 1 लीटर काफ़ी है, हाँ जी, इससे करते हैं। तो अगर तो आपने ज़्यादा बीज को करना है, यानी कि जैसे 50 कीजे बोरी, वो तो फिर आप मिक्सचर में करेंगे। 40 केजी है तो उसके लिए आपको कितना चाहिए होगा? 4 लीटर चाहिए होगा। अच्छा तो आपने अगर थोड़ा करना है 5 किलो, वो आप टब में कर सकते हैं। टब में बीज को डालें, फिर आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड हल्का हल्का छिड़काव करके डालें। फिर आपने 5 से 6 मिनट उसमें चपटी जो वुड की लकड़ी की मिल जाए उससे तेज़ी से हिलाना है। ठीक है। जब उसका काला रंग हो जाए, काला चमकदार रंग हो जाए, तो फिर आपने ऐसे करना है कि उसको ना फौरी छानना अगर आपके हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। छानने में डालें, उसको अच्छी तरह धो लें और आपने उसको एसिड फ्री करना है, यानी कि अपनी अच्छी तरह तसल्ली कर लें। लिटमस पेपर तो बंदों के पास, काश्तकार भाइयों के पास नहीं होता, कुछ के पास होते भी होंगे, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लेना। फिर आपको उसको सूरज की रोशनी में आपने उसको खुशक करना है। उस जी सूरज की रोशनी में खुशक करने से ये होगा, उसके ये फ़वाइद फिर होंगे। आपके सीड को डिलिंट करने के क्या फ़वाइद हैं इसमें? तो एक तो ये होगा कि आपका यानी कि सीड रेट कम इस्तेमाल होगा, उससे बीमारियां या ऐसे जो कोई पिंक बॉल वर्म के लार्वे वगैरह होते हैं वो डबल सीड में ना महफूज हो जाते हैं, सही, वो निकल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और ये है कि उसके बाद अगर आपने इसको ट्रीटमेंट करनी है वो कम लगेगा, ट्रीटेड करने के लिए कम लगेगा। इंसेक्टिसाइड लगाना है वो कम लगेगा। फिर दूसरा ये है, आपको पहले भी मैंने बताया कि इसको अगाओ में मॉइस्चर कम ज़रूरत हो जी मॉइस्चर की। फिर आपने अगर बिफोर टाइम काफ़ी कर लिया, इसको स्टोर करना है, स्टोरेज के लिए कम जगह होगी। और फिर यह है कि इंसेक्टिसाइड हम क्यों लगाते हैं? इंसेक्टिसाइड हमें लगा लेना चाहिए। उसका ये फ़ायदा है, जो हमारे नन्हे नन्हे सीडलिंग पौधे उगेंगे वो ना हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे। सही। दूसरा ये है कि वो जो पहले हमारे यहाँ आ जाता है, सकिंग का अटैक आ जाता है, वाइट फ्लाई का, जेसिड का, थ्रिप्स का, वो हमें 25 से 30 दिन महफूज रहेगा हमारा पौधा। सही। और दूसरा ये है कि अगर आप इसके साथ आजकल जो है इंसेक्टिसाइड के साथ फंजीसाइड भी मिल रहा है, और फंजीसाइड को यानी कि फंजीसाइड की हमें ज़रूरत फिर है अगर आपने अर्ली बिजाई करनी है, आपने फरवरी में करनी है या मार्च में। अगर हमारा हाई टेम्परेचर नहीं है, लो टेम्परेचर है, तो आपको फंजीसाइड ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि फंजीसाइड की ज़रूरत हमें इस तरह पड़ती है कि लो टेम्परेचर, हमारी सॉइल का टेम्परेचर होता है 18 डिग्री से कम। सही। तो अगर 18 डिग्री से कम है तो हमारे पौधों की जर्मिनेशन आहिस्ता आहिस्ता होती है। जो हमारी बीज की जर्मिनेशन 5 दिन में होनी है ना, वो 12 से 15 दिन लग जाते हैं। अगर 12 से 15 दिन बीज हमारा ज़मीन में रहेगा तो उसको फंगस लगेगा। तो उससे फंगस से महफूज रखने के लिए हमें ये टेम्परेचर ज़रूरी है, यानी कि ना फंजीसाइड लगाना ज़रूरी है। और दूसरा ये आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा, हमारा अगर टेम्परेचर 35 है, 32 है, तो फिर हमारा टेम्परेचर इसकी अगाव के लिए नॉर्मल है, टेम्परेचर एयर टेम्परेचर जो है। तो बिल्कुल ठीक। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि साकू चंगे बीज दी पहचान किवें थी सी भी आ कि बीज सही है, मतलब ते किवें पता लग सी भी ये बीज चंगा है, सारा बीज का जो इंतखाब है सारी काश्त वास्ते ये बेहतर है? अच्छा, पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपने बीज ख़रीदना है, मैं अपने काश्तकार भाइयों से ये बात कर रहा हूँ जी, अगर उन्होंने जब बीज ख़रीदना है जी काबिल एतमाद अदारे से लें। सही। किसी ऐसे बंदे से ना लें जिसका वो उसके पैसे भी ज़्यादा ले और बीज भी आपको खालस ना दे। काबिल एतमाद अदारे से लें। और उसका ये है कि बीज को आपने ना उससे पूछना है कि जर्मिनेशन कितनी है, अगाव कितना है। अगाव कम अज़ कम 75% होना चाहिए, 75% होना चाहिए, इससे कम ना हो। अगर 75% है तो ठीक है बीज। और उसको देखना है कि वो साइज़ में कैसा है, यूनिफॉर्म है। पहले तो शॉर्ट ही लेना अगाव की, फिर देखें कि उसका साइज़ यूनिफॉर्म है, हेल्दी बीज है। तो और उसके लिए एक तो ये बीज के हिसाब से हो गया।
फिर आपने जो इंतखाब करना है किस्मों का, बेहतर अक़साम कौन सी हैं। जी जी। तो इसके लिए मैं अपने अदारे की भी बताता जाऊँ कि हमारी कौन सी, हमारी 21 में माशाल्लाह 5-6 वैरायटी रजिस्टर्ड हुई हैं। उनका नाम है BTCIM है 663, BTCIM है 785, 678 और साइटो 535। ये हमारी बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, एक्सीलेंट हैं और इनकी पैदावार बहुत अच्छी है और आप वही वैरायटी लगाएं। अच्छा, लेकिन एक और इसके अलावा आप ना अपना पिछले साल का, गुज़श्ता साल का थोड़ा सा उनको पता होना चाहिए, तजर्बा पता होना चाहिए। भैया सब पहले कितना काश्त की था या नहीं जी, पहला कौन सी किस्म काश्त की थी और कौन सी फ़ायदामंद रही। पहले तो जो उनको कोई मसाइल जो आए हैं ना, उनके बारे उनका सलूशन हल करें। और फिर एक बात ये जहन में रख लें कि हमने पिछले साल जो किस्में काश्त की थी ना, जी जी। अगर उनसे जो फ़ायदा हुआ है ना, 80% एरिया उन्हीं का रखें, 20% नई सेलेक्ट करें। सही सही। और उसके अलावा ये करें कि अगर बीटी लगा रहे हैं ना, 10% एरिया नॉन बीटी का ज़रूर लगाएं। हाँ जी, ताकि उनको पता लगे भी इतना फ़ायदा मतलब मज़ीद कितना। नहीं जी, इसका ये फ़ायदा है कि बीटी के साथ 10% एरिया हम उसे कहते हैं रेफ्यूजिया क्रॉप। अच्छा। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा थ्रेट है पिंक बोलवर्म का, गुलाबी सुंडी का। सही। और वो है कि हमारे ज़मींदार ये नहीं केयर करते, वो बीटी ही लगाते हैं। हमने पहले दिन से यही कहते हैं कि आपने साथ रेफ्यूजिया लगाना है, नॉन बीटी लगाना है, क्योंकि वो उसका सिर्फ हमारा जो पिंक बोलवर्म है, गुलाबी सुंडी, मोनोफेगस का मतलब है वो एक ही प्लांट को खाता है, सिर्फ कॉटन, इसके अलावा किसी को नहीं खाता। अच्छा 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 अच्छा, मतलब नुकसान पूछे तो सिर्फ ही को पूछे। हाँ, तो उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए ना। तो ये है कि अगर उसको नॉन बीटी मिल जाएगी तो वो क्यों आएगा बीटी की तरफ। उसने कोशिश करनी है मैं नॉन बीटी से ही रहूँ, तो नॉन बीटी की तरफ नहीं, बीटी की तरफ नहीं आएगा। तो अगर उसके नॉन बीटी नहीं मिलेगी तो वो बीटी की तरफ आएगा, ऐसे उसकी रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और वही हो रहा है, रेजिस्टेंट पावर उसकी बढ़ रही है और वो बीटी पे आ गया, उसका थ्रेट ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। अच्छा बिल्कुल, मतलब बीज की तैयारी के बारे भी हाँ। मतलब ये अमल है। और लेकिन ये है कि ये हमारी जो किस्में हैं ना, जो मैंने बताई जी, हैं, जी। ये उसके खिलाफ बहुत अच्छी हैं, मुदाफ़त अच्छा। रखती हैं। बिल्कुल इवें नाजरीन, जिमें डॉक्टर साहब ने सागू दस्या कि बीज की तैयारी के बारे। टाइम थी गया शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक तो बाद वाल हाजिर थी सूँ, बे भी बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर साहब ने करे सूँ। देते रहो वसेब TV। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहना तारकुल कि अगर सारी ज़मीन सख्त है जी, इस को क्या करना चाहिए, या अगर सारी ज़मीन अनलेवल है तो असा को मतलब किमें अपनी काश्त कर सकते हैं उस ज़मीन पर। जी जी। अच्छा, अगर आपने देखें कि आपकी अगर ज़मीन सख्त है, सख्त ज़मीन का आपको कैसे पता चलेगा? जी। ज़मीन का ऐसे पता चलेगा कि उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, पानी आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है। सही। आपने ऐसे उसके लिए करना है कि यानी कि 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट तक गड़ा खोदें, उसमें से फिर खुरपे से नीचे वाली जो मिट्टी है ना वो चेक करें। अगर नरम है तो वो हार्ड पैन नहीं होगा, ठीक है। अगर सख्त है तो हार्ड पैन होगा। तो हार्ड पैन तोड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए होता है चिज़ल प्लो। आपने चिज़ल प्लो इसमें चलाना है, वो आसानी से आपका इसकी सख्त यानी हार्ड पैन ख़त्म कर देगा। ठीक है। और उसका ये है कि हार्ड पैन ख़त्म होने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो कपास है ना जी, उसका टैप रूट सिस्टम है, ये 4 से 6 फुट तक गहरी जा सकती है। अच्छा। हाँ, तो अगर इसको नीचे से अभी 1 फुट पे हार्ड पैन मिल गया तो ये नीचे कैसे जाएगी? एक तो ये है कि पौधा नीचे नहीं जा सके तो उसका क्या नुकसान होगा, उसकी ग्रोथ रह जाएगी थोड़ी, स्टंट ग्रोथ, यानी पौधा छोटे कद का रह जाएगा। तो अगर पौधा छोटे कद का रह गया तो उसको फ्रूट जो लगना है वो बहुत कम लगेगा, ना होने के बराबर। वो तो जान घाट होती है ना। हाँ जी, ना होने के बराबर उसको फ्रूट बहुत कम लगेगा। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, हमारी पैदावार कम होगी। तो उसके अलावा ये है कि अब अगर आप पानी को देखेंगे, पानी ने नीचे नहीं जाना, स्लोली जाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, तो पानी उसको नहीं, यानी कि पानी उसको सही मुयस्सर नहीं आएगा। तो इसलिए हार्ड पैन को आपने अगर मौजूद है तो फिर आप चीज़ल प्लो को ज़रूर चलाएं। और इसके अलावा ये है कि जो जड़ी बूटियाँ भी इससे ख़त्म हो जाती हैं, शुरू में जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं, जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो गई और इससे ये फ़ायदा होगा, हमने चीज़ल प्लो चला लिया ना, अगर ज़रूरत है चलाना, ये नहीं मैं कह रहा, पहले हम कहते थे जी 2 साल बाद चलाएं, 3 साल, अब ये हम कहते हैं कि हम हार्ड पैन है तो फिर चलाएं। तो ये है कि इसका ये होगा कि नरम होगी ज़मीन,
तो वो तो आपको पहले बताया मैंने, इसका टैप रूट सिस्टम, जी जी जड़ें नीचे चली गई, हमारी अच्छी पैदावार होगी, पानी अच्छा लग गया। और फिर ज़मीन नरम होने की क्या फ़ायदा होता है, ये बारिश हो गई है, अगर आपने पानी लगाया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब होगा। सही। ठीक है ना जी। हमारी ज़मीन जो बेहतर है ना, कपास की, वो कहते हैं वो 24 से 36 घंटे में पानी जज़ब कर ले, इससे पानी ज़्यादा जज़ब होगा। और पानी ज़्यादा जज़ब होने का हमें क्या फ़ायदा होगा कि ये मॉइस्चर देर तक रखेगी। और मॉइस्चर देर तक रखने का क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा होगा कि हमें पानी की जो इरिगेशन देते हैं, पानी का वक्फा हमारा बढ़ जाएगा, हमारी पानी की भी बचत हो जाएगी। बिल्कुल ही है। हाँ जी। तो और ये है कि अगर मतलब वो भी जैसे कि अगर सारी ज़मीन अनलेवल है। अनलेवल है, हाँ जी, अनलेवल के लिए ना आपको हर बिजाई से पहले लेज़र लेवलर का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, लेज़र लेवलर का आप बिजाई से पहले करेंगे, उससे हमारी ज़मीन लेवल हो जाएगी। अगर हमारी ज़मीन लेवल हो गई तो इससे ये होगा कि हमारा पानी जो है एक जैसा पानी लगेगा, बल्कि पानी की बचत भी होगी। हम्म। पहला काम जी, पानी एक जैसा लगेगा। दूसरा ये है कि आपने कोई खाद दी है, इनपुट्स दिए हैं, वो आपको एक जैसे लगेंगे, बराबर लग सी हर बराबर पासे। लग सी। जिसले सारी ज़मीन लेवल हो सी। लेवल हो सी। फिर ये है कि आपका अगाव एक टाइम में होगा और आपकी फसल एक टाइम में पक कर तैयार होगी। हाँ जी। और उसके बाद ये है कि आपको देखने में अच्छा लगेगा, यूनिफॉर्म ग्रोथ। अच्छा, एक पानी के हवाले से मैं एक और बात बता दूं, आपने बेड एंड फरो पे जब पानी लगाना है ना, एक नक्के से नहीं लगाना। अच्छा। उसको करें, उसको यानी कि उसके अंदर जाने के वाले पॉइंट, एंटरिंग पॉइंट कहते हैं या नक्के कहते हैं, 2-3 होने चाहिए, यानी कुछ बेड के बाद फिर करने पर। उसका क्या फ़ायदा, उसका ये फ़ायदा होगा कि हमें पानी आहिस्ता आहिस्ता लगेगा और ज़्यादा जज़ब होगा। वही फ़ायदा जो हमने जिधर फ्लो का भी कह रहे हैं ना, तो इससे ये हमारे फ़वाइद होंगे। अच्छा, दूसरा ये इसकी पक्के के ये यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी। हाँ जी, ये सारे इसके लेज़र लेवल तो ये करवानी ही चाहिए हर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि तरीका काश्त दे बारे। जी जी। भाई इनका सही तरीका काश्त क्या है? हाँ जी, तरीका काश्त तो इसका वही होना चाहिए ना जिससे हमें कोई बचत हो। जी जी। और इसके लिए मैं तो यही कहता हूँ जी, हमारा वो तरीका काश्त करें जिससे हम अपने पौधों की तादाद पूरी कर सकें। हाँ जी। और इससे हम पानी की बचत कर सकें। जी जी। मतलब सारी बचत भी थी वे, सारी काश्त भी ज्यादा थी वे, सबको फायदा थी कॉस्ट। हाँ, इसमें बेड एंड फरो मेथड जिसको मैं बताया जी है, तो सर से। हाँ, बेड एंड फरो मेथड, उस वक्त ये फ़ायदा होगा कि बेड एंड फरो का ये फ़ायदा है कि जब आप उसको बिजाई करना चाहें, ज़मीन तैयार पड़ी है आपकी, जब आप बिजाई करना चाहें आप उस टाइम कर सकते हैं। उसके बाद आप पौधों की तादाद जितनी रखना चाहें, क्योंकि पौधों की तादाद होती है, कुछ हमारी वैरायटी जो किस्में ना बुशी होती हैं, उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं ज़्यादा फासला करें। अच्छा। जो हमारी अरेक्ट होती हैं, अरेक्ट का मतलब है सीधा स्ट्रेट तना। बुशी होती हैं, उनकी मोनोपोडियल ब्रांचेज निकली होती हैं, 2-3, किसी की 2, किसी की 1 या किसी की 3। और जो होती है हमारी यानी कि एरेक्ट, उस पर सिर्फ सिम्पोडियल होती हैं ब्रांचेज। मोनोपोडियल और सिम्पोडियल में ये फ़र्क है, मोनोपोडियल पे इनडायरेक्ट फ्रूट लगता है, यानी डायरेक्ट नहीं, और जो सिम्पोडियल है उन पे डायरेक्ट लगता है। तो ये है कि आप उसका, हम जितने पौधों की तादाद आप रखनी है, जो किस्म लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, और आपकी पानी की बचत है, और इससे आप ना अच्छी पैदावार बेड एंड फरो से ले सकते हैं। एक तो ये हो गया जी मेरी, हाँ जी, रिकमेंडेशन ही कह लें। और उसके अलावा ये है कि बाकी अगर अब ये जो है वीडिंग मेथड है, ये आप ना इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। एक मेथड से नहीं। अच्छा। इसके लिए आपको यानी कि केमिकल, मैनुअल और मैकेनिकल तीनों अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और सबसे पहले जो आपने कहा था सोइंग टाइम, जी जी, आपने आपका जो सोइंग टाइम है, जब उसमें फौरी आपने ये नहीं करना कि हमने एंड तक जाना है, फौरी बिजाई कर देनी है, उससे आपको फ़ायदा होगा, अच्छी पैदावार ले लेंगे। लेट करेंगे तो हमारी पैदावार कम होगी, वायरस का अटैक उसमें ज़्यादा होगा। तो इसके मेथड के हवाले से हो गया, सोइंग टाइम के हवाले से हो गया, और प्लांट पॉपुलेशन, पौधों की तादाद के हवाले से आपने 23 से 25 हज़ार पौधे रखने हैं। अच्छा। ये होने चाहिए, मतलब अच्छी पैदावार, 25,000 पौधे लाजमी होंगे। हाँ जी, ये होने इतने होने चाहिए, होने चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तुहारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां साकू सारे वसेब टीवी को टाइम दिता। अच्छा, आखिर दे विच सारे किसान भाइयों को तुसां क्या पैगाम देसो?
आखिर में यही है पैगाम, जो मैं पहले सारी बातें तो मेरी हो चुकी हैं, तो मैं एक अच्छे अच्छे पैगाम कुछ आपको दे देता जी हूँ। जी। एक तो आपने वक्त पर काश्त करें, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, वक्त पर आपने इसकी करनी है, यानी कि वो जो वक्त पे आपने इसकी छदराई और बुवाई करनी है, और उसके बाद आपकी मतलूबा तादाद पूरी होनी चाहिए। और आपने जो एक है फास्फोरस खाद, वो आपने बिजाई के वक्त ना डालें, आप जब आपकी छदराई कर लें उस टाइम डालें। उसका हमें ये फ़ायदा है कि जो हमने पौधे रखने नहीं, उनको हम खुराक क्यों दें। फिर ये है कि जो हमारे पौधों की तादाद 1 लाख की बजाय हमने 30 से 25 हज़ार रखनी है, हम उन्हीं को दें। और आपने जो स्प्रे शुरू करेंगे, वो अभी नेक्स्ट आएगा ऐसा ऐसा, तो आपने स्प्रे शुरू करने हैं, तो आपने थोड़ा सा ये देखना है कि जितना आप लेट कर सकते हैं सकिंग का ना। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब तो कोई सवाल नहीं किया भाई इन दे विच मतलब सारी खाद भी जरूरी है, किसने जी? मतलब अपनी काश्त वास्ते? हाँ जी, खाद तो ज़रूरी है ना। अच्छा। हाँ जी, लेकिन एक ही मुनासिब डालें, अच्छा। मुनासिब टाइम में डालें, और मुनासिब सोर्स का इस्तेमाल करें, ज़रिए का करें इस्तेमाल। और उसके बाद ये है कि एंड तक चलेंगे हम लोग भी अपने काश्तकार भाइयों के साथ और आपके साथ चलेंगे जी। तो आखिर में ये है कि आपने अच्छा, वो जो मैं बात कर रहा था ना, स्प्रे थोड़ा सा लेट कर जी दें। जी। और उसका ये है कि हमारे जो दोस्त कीड़े होते हैं ना, अगर हम जल्द स्प्रे कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा लेट करते हैं ना क्या, लेकिन वो ETL लेवल का तो ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन हम अगर लेट करेंगे, वो हमारे दोस्त कीड़े हमारे साथ रहेंगे, वो कपास की बेहतरी में उनका रोल होता है। और आखिर में आपने एंड पे जब आप सारा साल मेहनत करते हो, तो ये ना हो कि आपने सारा साल मेहनत करें और बेहतर तरीके से आप इसकी चिनाई, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन जो है सारा, इनका भी ख्याल रखेंगे। अगर आप इन सब का ख्याल रखेंगे तो आप अच्छा पैदावार, अच्छी इनकम ले सकते हैं आप। बिल्कुल, हाँ जी। मतलब अगर तुसां सारी चीज़ों का ख्याल जी। रखे सो हम अपने फील्ड से स्टोर से फैक्ट्री तक सब चीज़ का ख्याल रखेंगे, यानी पिकिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, सबका ख्याल रखेंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब तुहारा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला को सलामत रखे, हमेशा खुश रहो। जी हाँ नाज़रीन, शुक्रिया जी। जिमें तुसा डिठा, जिमें तुसां सारे सवाल असां डॉक्टर साहब कीते कि सारी जिहड़ी कपाह दी काश्त है उहदे वास्ते सारे जिहड़े घट तो घट भी मतलब है कि ताकू 23 तो 25 हज़ार पौधे लावणे ज़रूरी हैं। तुसां अगर अपनी काश्त दी इवें हिफाजत करे सो जिवें असां इंसान अपनी हिफाजत करे सें, असां अपनी काश्त, अपनी मुइशत, अपनी फसल दे नाल मुहब्बत करे सो, किसान खुशहाल थी सी, किसान खुशहाल थी सी, सारा सोहना पाकिस्तान खुशहाल थी सी। जी हाँ नाज़रीन, सारे प्रोग्राम जिम्मेदारी दा टाइम ख़त्म थी गए। मिलते हैं नवे प्रोग्राम दे विच एक नवे टॉपिक दे नाल। देते रहो वसेब TV, सारा प्रोग्राम जिम्मेदारा। तरन तक साकू इजाज़त, मिलते हैं नवे प्रोग्राम दे विच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।